हेलो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स। तो ये हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे और इसके पिछले क्लास में ग्राफ का कन्वर्ज़न हम लोग पढ़े। पीवी ग्राफ, वीटी ग्राफ, पीटी ग्राफ को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत आसान मेथड सा, बहुत अच्छे से इसको हम लोग समझे हैं, प्रैक्टिस कर लिए हैं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। कोई भी क्वेश्चन आएगा अब हम लोग करने के कंडीशन में हैं, ठीक है। अब आज हम लोग बच्चों अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान और बहुत ही यूज़फुल। आगे हम लोग बहुत ढेर सारे प्रोसेस अभी पढ़ने वाले हैं, जैसे साइक्लिक प्रोसेस हो गया, चक्रीय प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, रुद्धोष प्रक्रम, या फिर हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो इन सब जगहों पर बच्चों पीवी डायग्राम से वर्क डन निकालने के लिए हमको बहुत क्वेश्चन आएंगे। ऐसे बहुत क्वेश्चन होंगे जहाँ हमको पीवी डायग्राम के हेल्प से वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा। तो वहाँ पर पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, दिक्कत ना हो। तो आज हम लोग इसको अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कैसे वर्क डन निकलते हैं, ताकि इसका अगर एप्लीकेशन कहीं पर आए, इसकी ज़रूरत हमको कहीं पर अगर पड़े तो हमें वहाँ पर कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो एज सच सिर्फ पीवी डायग्राम से क्वेश्चन नहीं आता है कि एक पीवी डायग्राम में और वर्क डन निकालो। एज सच जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। हाँ, किसी क्वेश्चन में पीवी डायग्राम के हेल्प से वर्क डन निकालने की ज़रूरत तुमको पड़ सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेस्ड पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वहाँ पर पे हमको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। या फिर हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक प्रोसेस, तो वहाँ पर भी हमको पीवी डायग्राम से वर्क डन निकालने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सपोज दैट बच्चों मैंने एक प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डायग्राम बनाया। हम लोग सारे प्रोसेस को इन जनरल जो तीन मेन प्रोसेस हमारे हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक और आइसोकोरिक, इन तीनों प्रोसेस को पीवी डायग्राम में ड्रॉ करना सीख चुके हैं, बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि आइसोथर्मल एक कर्व बनाता है, याद करो। आइसोबारिक क्या होता है सर, वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल। आइसोकोरिक क्या होता है सर, प्रेशर एक्सिस के सब अच्छे से लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो बच्चे नहीं इस बात को देखे हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा बच्चों जाओ पिछले लेक्चर्स देखो, ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और यहाँ जो बताऊँ वो तुमको समझ में आए। इसके पहले कि सारे लेक्चर्स मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि जिसको किसी को खोजना ना पड़े, ठीक है। चलो, तो सपोज दैट बच्चों ये कोई एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है। ए टू बी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। अच्छा, एक बात मैं इसको शुरू करने से पहले बता दूं, हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला भी पढ़े हैं, याद आ रहा है 2.303 nRT log V2/V1 पढ़े हैं। आइसोबारिक प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला भी पढ़े हैं, P × ΔV या NR ΔT। और आइसोकोरिक प्रोसेस का तो वर्क डन 0 होता है, हम जानते हैं। तो देखो यहाँ दो बात ध्यान देना बच्चों, किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में अभी तो हम लोग केवल 3 प्रोसेस ही पढ़े हैं ना। अभी आगे बहुत प्रोसेस आएंगे, एक एक करके पढ़ते चलेंगे। हर प्रोसेस में हमको वर्क डन निकालने की ज़रूरत पड़ती है। बस समझ लो हम क्या निकालना चाहते हैं और हमको इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, बहुत अच्छे से। हर प्रोसेस में हमको वर्क डन निकालने की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी प्रोसेस में।
अब वर्क डन निकालने का बच्चों दो तरीका देखो होता है इन जनरल। किसी भी ऊष्मागत की प्रक्रिया में अगर तुमको किया गया कार्य ज्ञात करना है गैस के द्वारा या गैस पर, बाय द गैस और ऑन द गैस, तो बच्चों वर्क डन का दो मेथड हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। या तो वर्क डन के लिए उस प्रोसेस में कोई फॉर्मूला यूज़ किया जाए, या तो उस प्रोसेस में वर्क डन निकालने का कोई फॉर्मूला हमारे पास हो। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला है, आइसोबारिक प्रोसेस का फॉर्मूला है, लगा सकते हैं फॉर्मूला, वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया भाई उस प्रक्रम का, उस प्रोसेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए वर्क डन निकालने के लिए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है बच्चों पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम, ये दो तरीके होते हैं किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वर्क डन निकालने के लिए। या तो फॉर्मूला यूज़ कीजिए, और अगर फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते हैं, फॉर्मूला नहीं पता है या फॉर्मूला उस प्रोसेस का होता ही नहीं है, तो फिर आप वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो ऐसे कंडीशन में बच्चों हम लोग वर्क डन के लिए जहाँ फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते हो या जहाँ पर फॉर्मूला होता ही नहीं है, उसके लिए हम लोग वहाँ पर पीवी डायग्राम का यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे या यूँ कहो कि होते हैं। मैं तुमको 3 प्रोसेस पढ़ाया हूँ, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, समतापी, समदाबी, समायतनी। पढ़े हो न अच्छे से। लेकिन बच्चों इसका ये मतलब नहीं कि केवल 3 ही प्रोसेस होते हैं, आगे बहुत प्रोसेस होते हैं। द इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस, अनंत उष्मागत की प्रक्रम होते हैं किसी गैस के लिए। कहीं पर दाब, कहीं पर आयतन, टेम्परेचर किसी भी तरीके से घट बढ़ सकता है। उसके आधार पे अलग अलग प्रोसेस होते हैं। वो 3 प्रोसेस ही मत समझना कि सर 3 पढ़ाए 3 होते हैं, ऐसा नहीं है। एक गैस इनफाइनाइट प्रोसेस से होकर गुजर सकता है, अलग अलग तरीके के प्रक्रम होते हैं। सबका नाम रखना ज़रूरी नहीं है। अब जैसे ये एक प्रोसेस है ए टू बी प्रोसेस है, ना ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ना ये बच्चों आइसोबारिक प्रोसेस है, और ना ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। फिर भी ये कोई प्रोसेस है, इसका नाम क्या है ये जानना इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट जनरली। ये एक ऊष्मागत की प्रक्रम है, इट इज़ अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें गैस किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, प्रारंभिक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, दैट्स इट। इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, नहीं चेंज कर रहे हैं, क्या है वो अलग बात है। कैसे चेंज कर रहे हैं ग्राफ में दिखाया गया है। ठीक है, अब इस प्रोसेस का नाम रखा जाए ये कोई आवश्यक नहीं है। चलो मैं कहता हूँ कि नाम रख भी दे, अगर 10-12 हो ऐसे प्रोसेस तो नाम रख भी दे। लेकिन जब हमने कहा कि ये गैस इनफाइनाइट प्रोसेस से होकर गुजर सकता है, तो इनफाइनाइट प्रोसेस का नाम रखना पॉसिबल तो नहीं है। कुछ का रख दिया, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, साइक्लिक, एडियाबैटिक रख दिया अपने सुविधा के लिए। लेकिन बच्चों हर प्रोसेस का नाम रखना बहुत मुश्किल है, और इनफैक्ट ज़रूरी भी नहीं है। बस इतना पता है कि ये एक ऊष्मागत की प्रक्रम है, ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें कोई गैस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। ठीक है, अब ऐसे प्रोसेसेस का जिनका नाम भी नहीं पता है, ज़रूरत भी नहीं है इनफैक्ट, उन प्रोसेस में बच्चों वर्क डन को ध्यान से बस समझना, उन प्रोसेस में वर्क डन निकालने का जनरली कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जिसका नाम ही नहीं हमको पता है उसके वर्क डन का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? बस ये पता है कि ये कोई प्रोसेस है। तो ऐसे प्रक्रम, ऐसे प्रोसेस जिनके लिए वर्क डन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है बच्चों, उनके लिए वर्क डन कैसे निकाला जाता है? पीवी डायग्राम के हेल्प से। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है मेरी बात? हाँ, जिनके लिए फॉर्मूला है अच्छी बात है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला है अच्छी बात है, निकाल सकते हो फॉर्मूले से। आइसोबारिक के लिए फॉर्मूला है, निकाल सकते हो। साइक्लिक पढ़ेंगे आके, चक्रीय प्रक्रम, उसके लिए फॉर्मूला है।
अलग अलग प्रोसेस के लिए निकाल सकते हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होंगे बच्चों जिनके लिए फॉर्मूला बनाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इतने ढेर सारे प्रोसेस होते हैं कि सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला बनाना बहुत मुश्किल काम है, ज़रूरत भी नहीं। तो ऐसे प्रक्रम में जहाँ पर ऊष्मागतिकी प्रक्रम में हमको वर्क डन निकालना हुआ और वहाँ पर कोई फॉर्मूला हमको पता नहीं है, होता ही नहीं है इनफैक्ट, हाँ, लेकिन उसका पीवी डायग्राम हमको दिया है, तो पीवी डायग्राम के हेल्प से बच्चों वर्क डन निकालेंगे। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है? अच्छे से बात समझ रहे हो? तो पूरे थर्मोडायनेमिक्स में इस बात को ध्यान रखना बच्चों। वर्क डन निकालने का केवल दो ही तरीका यूज़ करेंगे, या तो उस प्रोसेस में कोई फॉर्मूला हो यूज़ करिए, और अगर उस प्रोसेस में पीवी डायग्राम पता है तो उसके थ्रू निकालिए। यही दो तरीके होते हैं वर्क डन निकालने के लिए। कुछ प्रोसेस ऐसे होंगे जिसके लिए वर्क डन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और डायग्राम से भी निकाल सकते हो। कुछ प्रोसेस ऐसे होंगे जहाँ पर केवल डायग्राम के ही हेल्प से निकालेंगे और वहाँ कोई फार्मूला जनरेट करना पॉसिबल नहीं। जैसे एक प्रक्रम है AB। अब ये कोई प्रक्रम है तो है, इसमें गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ है, P1, V1, T1, और यहाँ पर पहुँच गए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर P2, V2, T2। इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब के सब चेंज कर रहे हैं। अब इस प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकाला जाए? ज़रूरी यही निकालना। हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना है इस प्रोसेस पे। वर्क डन चाहिए उसके लिए, आगे पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ अभी। वर्क डन चाहिए उसके लिए, कोई फॉर्मूला होता नहीं है इसका नाम भी नहीं पता है, मगर वर्क डन चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों जो पीवी डायग्राम है वो बड़ा हमारा हेल्प करता है। क्या कैसे निकालोगे वर्क डन? अब ध्यान सुनो। किसी प्रोसेस का पीवी डायग्राम निकालने के लिए किसी प्रोसेस के वर्क डन को निकालने के लिए जो पीवी डायग्राम होता है उस पीवी डायग्राम का एरिया निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल। कहाँ निकालते हैं? ऑन द वॉल्यूम एक्सिस, आयतन वाले अक्ष पर कार्य, जैसे क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, यहाँ पर मान लो प्रारंभिक आयतन V1, इनिशियल वॉल्यूम देख ही रहे हो V1, ठीक है। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों? V2, अंतिम आयतन, फैन वॉल्यूम। तो ये हमारा एक एरिया बनता दिखाई दे रहा है। एरिया किस अक्ष पे निकाल रहे हैं बच्चों? वॉल्यूम एक्सिस पे निकाल। इस बात को ध्यान रखना, हमेशा एरिया कहाँ निकालोगे ग्राफ का? ऑन द वॉल्यूम एक्सिस। और ये एरिया निकालना बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं हम लोग। तुमको काइनेमेटिक्स से मैंने VT ग्राफ, AT ग्राफ, FT ग्राफ बहुत पढ़ाया है और बहुत बार एरिया निकालना सिखाए हैं। तो अब उसमें एरिया निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। तो कहीं भी बच्चों हमको वर्क डन निकालना है फॉर्मूले से नहीं, कैसे निकालना है? पीवी डायग्राम से। तो कैसे निकालेंगे? उस जो डायग्राम है उसका वॉल्यूम एक्सिस पर, आयतन अक्ष पर जो क्षेत्रफल है बस वही निकाल लो, वही वर्क डन के बराबर होगा। जैसे मैंने यहाँ से खींचा, ड्रॉप किया V1 पे, यहाँ ड्रॉप किया V2 परपेंडिकुलर, और मैं इतने पार्ट का एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब क्या पढ़ोगे इसको पढ़ोगे एरिया ऑफ पीवी डायग्राम ऑन वॉल्यूम एक्सिस। आई रिपीट, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम ऑन वॉल्यूम एक्सिस। क्लियर है? बात समझ आ रही है? पीवी डायग्राम का आयतन अक्ष पर घिरा हुआ क्षेत्रफल, पीवी डायग्राम का आयतन अक्ष पर घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये जो एरिया आएगा वही बच्चों वर्क डन के बराबर होगा। अब ऐसा क्यों होता है ये भी तुमको, अगर तुम चाहो तुमको बता सकता हूँ ऐसा क्यों होता है। अगर तुमको याद हो बच्चों, हमने शुरुआत में वर्क डन का एक फॉर्मूला पढ़ाया था, PdV इंटीग्रेशन V1 to V2। बताओ अच्छे से फॉर्मूला याद है कि नहीं? शुरुआत में एकदम बताया था, PdV V1 to V2। तो P मतलब ये तुम्हारा प्रेशर है, ये प्रेशर एक्सिस है, और PdV
PdV मतलब छोटा सा वॉल्यूम जो है, और V1 से V2 जो करोगे, ये जो इंटीग्रेशन करोगे बेटा ना, यही क्षेत्रफल एरिया के बराबर रहेगा। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है सर? V1 से V2। तो V1 से V2 तक हमको इंटीग्रेशन करना होगा। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। ओके, ये समझ लो बच्चों। तो शुरुआत में जो मैंने गैस पर और गैस द्वारा किया गया कार्य पढ़ाया था, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, याद करो। फर्स्ट लेक्चर था थर्मोडायनेमिक्स का, वहीं फॉर्मूला में बताया था। तो ये फॉर्मूला PdV V1 to V2 क्या होता है? V1 to V2 जो इंटीग्रेशन करोगे PdV का, बच्चों यही एरिया ही तो निकलेगा, यही एरिया ही तो निकलेगा इस फॉर्मूले से। तो कोई जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो कोई नई बात नहीं है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम पहले पढ़ चुके हैं। बस इस मैथमेटिकल फॉर्मूले को आज तुमको मैं ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूँ। तो कुछ ये नई बात नहीं है हमारे लिए, वी हैव रेड दिस ऑलरेडी। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूला मुझको पता है, हम लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन उसका डायग्राम में हेल्प देखो अभी बता रहे हैं। तो जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे वर्क डन का, बच्चों वही है ये, बस उस मैथमेटिकल फॉर्मूले को हम फिगर के थ्रू आज समझा दिए कि देखो भाई PV डायग्राम में जो वर्क डन निकालना होगा वो एरिया के बराबर होगा। और कुछ लोग कहते हैं सर ये आया कहाँ से? ये वर्क डन जो आप बता रहे हैं कि जो वर्क डन निकालेंगे एरिया के बराबर होगा, चलिए बात समझ में आ गया कि एरिया विल बी इक्वल टू वर्क डन, समझ गए, निकाल। मगर ये बात आई कहाँ से? कैसे ये एरिया वर्क डन के बराबर कर दिया आपने? तो देख लो भाई, ये कुछ नई चीज़ नहीं है। जो मैथमेटिक्स से फॉर्मूला पढ़े हो, इंटीग्रेशन PdV V1 to V2, जब इंटीग्रेशन PdV करोगे V1 to V2 तो बच्चों यही ना तुमको पूरा मिलेगा एरिया। तो यहाँ से भी क्लियर है कि वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ग्राफ। तो अगर मैं वर्क डन निकालूँ तो लिखूँगा वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ AB V2 V1 A। देख रहा हूँ AB V2 V1 A, ये जो पूरा एरिया है, अच्छे से देख लो। AB V2 V1 A क्या है? A से B से V2 V1 A, ये जो एरिया है वही वर्क डन के बराबर होगा बच्चों। क्लियर है मेरी बात? बहुत सिंपल से कहानी है जो बहुत अच्छे से हमको पता होना चाहिए। क्लियर है कि किसी भी प्रोसेस में अगर वर्क डन की जरूरत पड़े, मैं फिर बोल दे रहा हूँ, अगर किसी प्रोसेस में फॉर्मूले के थ्रू वर्क डन निकाल सकते हैं तो निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ फॉर्मूले से दिक्कत है, फॉर्मूला नहीं पता है फॉर्मूला, या पता है फॉर्मूला मगर फॉर्मूले में जो चीज़ चाहिए वो नहीं पता है, फॉर्मूले में जो चीज़ चाहिए वो नहीं पता है, तो ऐसे कंडीशन जो PV डायग्राम वो बड़ा हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो किसी प्रोसेस से वर्क डन निकालने का दो तरीका, या तो फॉर्मूला अप्लाई करिए या तो PV डायग्राम से हल निकालिए। कहीं पर हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कहीं पर डायग्राम यूज़ करेंगे, कहीं पर कुछ भी यूज़ करेंगे, डिपेंड करे क्वेश्चन में क्या हमको दिया है, क्या हमारे लिए आसान है। कहीं पर फॉर्मूले से वर्क डन निकालना आसान होगा, कहीं पर PV डायग्राम से वर्क डन निकालना आसान होगा। तो परेशान नहीं होना है, हम लोग डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? ये बात समझ में आ गई? ये समझ कैसे निकालेंगे एरिया? तो एरिया ऑफ कर्व ऑन, एक बात याद रखना, जो एरिया निकालोगे वॉल्यूम एक्सिस पर ही होगा। कभी कभी तुमको फंसाने के लिए बच्चों क्या करेगा पता है? वॉल्यूम यहाँ दे देगा, प्रेशर यहाँ दे देगा, आएंगे उस पर भी आएंगे। तो वॉल्यूम यहाँ देगा, प्रेशर यहाँ देगा, तो एरिया इधर निकालोगे ऑन द वॉल्यूम एक्सिस। क्लियर है मेरी बात? समझ गए? फट से इसको नोट करो, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। ठीक है, कर लो। ओके बच्चों, नोट कर लिए होगे, तो हम लोग आगे चलें फिर।
बहुत हेल्पफुल ये मेथड रहेगा, स्पेशली जब मैं तुम लोग को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, ऊष्मागतिकी के जब प्रथम नियम पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो वहाँ पर ये डायग्राम से एरिया निकालना हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बच्चे वहाँ परेशान होते हैं फिर कि सर कैसे वर्क डन निकाला जाए, हमको तो प्रोसेस का नाम नहीं पता, हमको तो प्रोसेस के बारे में नहीं पता। तो प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस का नाम जानकर क्या करोगे? तुमको पीवी डायग्राम दिया है, वर्क डन निकालो, काम खत्म करो, आंसर आ गया, काम खत्म करो, ठीक है। तो हमें सिर्फ वर्क डन से मतलब होगा, डायग्राम पता है, पीवी डायग्राम गिवन है, वर्क डन निकालो, अपना क्वेश्चन खत्म करो, ठीक है। जैसे अब एक आध दो एग्जाम्पल मैं तुमको लेके बताता हूँ कि वर्क डन कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये प्रेशर, ये वॉल्यूम। प्रेशर दिया है बच्चों मान लो किलो पास्कल, ठीक है, और वॉल्यूम दिया है सीसी। बताता हूँ इसका मतलब। और ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है ए टू बी। किसी गैस को ए से बी तक ले गए, ए अवस्था से बी अवस्था पे ले गए, इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, ठीक है। और ये मान लो प्रेशर यहाँ पे 100 है और मान लो यहाँ बच्चों प्रेशर दिया है 200 किलो पास्कल में। और बच्चों मान लो यहाँ पर वॉल्यूम दिया है 20 सीसी, यहाँ 40 सीसी और मान लो यहाँ पर पे 60 सीसी में। ऐसा प्रोसेस हमको एक हमको पीवी डायग्राम दिया है और कहा है कि वर्क डन कैलकुलेट करो, कैलकुलेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि ये वर्क डन बाई द गैस है कि ऑन द गैस है, पता कर लेंगे। सब देखना कैसे। अब ये एक प्रोसेस है, ए से बी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रम है। एक गैस को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर ले गए, ए से बी ले गए। अब कुछ बच्चे इस प्रोसेस का नाम खोजने के लिए परेशान कि सर ये कौन सा प्रोसेस है, ना ये आइसोबारिक दिखाई दे रहा है, ना ही ये आइसोथर्मल है, ना ही ये आइसोकोरिक है। देख के बताओ, क्या आइसोथर्मल ऐसे बनता है? बिल्कुल नहीं बनता है। क्या आइसोबारिक ऐसे बनता है? नहीं बनता है सर। क्या आइसोकोरिक ऐसे नहीं बनता है सर। तो ठीक है, ऐसा नहीं कि आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक के अलावा कोई प्रोसेस होता ही, ऐसा नहीं है। बहुत प्रोसेस होते हैं। हर प्रोसेस का नाम रखना, नाम जानना ना पॉसिबल है और ना ही ज़रूरी है, ज़रूरी भी नहीं है। अब इसका नाम क्या है, इसका घर कहाँ है, इसका गांव कहाँ है, क्या फ़र्क पड़ता है यार। हमको बस प्रोसेस दिया है, वर्क डन पूछा है, काम ख़त्म करो। ये एक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों की वैल्यू चेंज हो रही है तो है तो है, क्या दिक्कत है। नाम से मतलब नहीं है, बस एक प्रोसेस है ए टू बी। अब इसका वर्क डन कैसे निकालें, इसका तो फॉर्मूला नहीं पता है। तो मैंने पहले ही कहा कि भाई जहाँ फॉर्मूला नहीं पता होगा वहाँ कैसे निकालेंगे, पीवी डायग्राम का एरिया, क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, जो पीवी डायग्राम देख रहे हो इसका वॉल्यूम एक्सिस पर एरिया निकाल लीजिए। ये जो एरिया निकालोगे बच्चों, ए बी दिस, यही एरिया वर्क डन के बराबर होगा, बस ख़त्म। उसका नाम से क्या मतलब है तो है कोई प्रोसेस। हाँ, जहाँ नाम ज़रूरत होगी जानना वहाँ खोज करेंगे, देखेंगे। जहाँ नहीं पूछा है, वर्क डन पूछा, वर्क डन निकालो, काम खत्म करो। क्या फ़र्क पड़ता है उसका नाम क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है कौन सा प्रोसेस है। तुमको जो चाहिए वो करो। हर प्रोसेस का नाम बताना, नाम रखना पॉसिबल नहीं है, कैसे बताओगे, पूछा भी नहीं जाएगा। इनफैक्ट घबराना मत। तो वर्क डन निकाल लें। वर्क डन के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द ग्राफ ऑन वॉल्यूम एक्सिस, आयतन अक्ष पे घिरा हुआ क्षेत्रफल। बट याद रखना, कुछ लोगों को इसमें दिक्कत है। तो किलो का मतलब क्या है बच्चों, किलो का मतलब क्या होता है, किलो मतलब होता है 10⁻3, जहाँ किलो आएगा 10⁻3। पास्कल से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो दाब का, प्रेशर का यूनिट होता है, मात्रक होता है, वही पास्कल कहा जाता है। पास्कल एक फिजिसिस्ट है, उनकी बात अभी आगे आएगी। तो पास्कल से हमें कोई दिक्कत नहीं है। पास्कल एमके सिस्टम में प्रेशर का यूनिट है।
हमको प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं। सीसी का मतलब होता है बच्चों सेंटीमीटर क्यूब। सीसी को बोलते हैं बच्चों सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सीसी में 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब होता है। हम लोग को वॉल्यूम जो चाहिए होगा मीटर क्यूब में चाहिए होगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब होगा। हम याद रखना, हम सारा कैलकुलेशन एम के सिस्टम में करेंगे, जहाँ सीसी आएगा 10⁻⁻⁶। कहीं पर वॉल्यूम लीटर में भी आएगा, तो लीटर का तो पता है 1 लीटर में कितना होता है सर, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इन कन्वर्जन्स को याद रखना। पास्कल किलो मतलब 10⁻³ आएगा, जनरली किलो पास्कल में बात होगी। पास्कल से में कोई दिक्कत नहीं है, एम के सिस्टम में है। सीसी से हमको दिक्कत है। सीसी अगर आएगा तो 1 सीसी में 10⁻⁻⁶, ठीक है। 1 सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सीसी में 10⁻⁶ मीटर क्यूब होंगे। अगर लीटर में आएगा तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन होगा, तो निकाला जाए इसको, एरिया निकालते हैं। W इज इक्वल टू एरिया, और एरिया, ये एरिया सब निकाल चुके हैं बच्चों हम लोग। काइनेमेटिक्स में खूब पढ़े एरिया निकालना, एकदम गलती नहीं होना चाहिए। ट्राइपीजियम का एरिया सर, ट्राइपीजियम समलम चतुर्भुज का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है सर, ये है 100 और ये है सर 200, तो 100 + 200, ठीक है। 100 + 200 ये किस में है सर, ये सर किलो पास्कल में है। किलो पास्कल में 100 किलो पास्कल, 200 किलो पास्कल, और इनटू बीच की डिस्टेंस, ये 20 है, ये 60 है, तो बीच का डिस्टेंस कितना बच्चों 40, और ये 40 किस में आएगा सर, 40 सीसी में आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल मेथड है। तो कितना है बच्चों 300/2 कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। किलो का हम चेंज कर लोगे 10⁻³ पास्कल से में कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। 40 सीसी को चेंज करेंगे बच्चों मीटर क्यूब में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻�6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा वर्क डन जूल में आएगा। तो कितना हो जाएगा बताओगे जरूर बच्चों, कितना हो जाएगा 3 0 4 0 5 0, ये कट जाएगा, एक मैथ्स और 10⁻⁻1 बचेगा, तो ये आएगा 15 चौके 60 करोगे तो बच्चों ये 6 जूल आ जाएगा ना। अच्छे से कैलकुलेशन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो कर सकते हो। तो वर्क डन विल बी 6 जूल, ठीक है। 6 जूल हमारा वर्क डन आएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसे प्लस है कि माइनस है, वर्क डन बाय द गैस है, वर्क डन ऑन द गैस है, क्या ये पता कर सकते हैं क्या ग्राफ से हम ये पता कर सकते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बाय द गैस है कि ऑन द गैस है, क्या हम लोग ये डायग्राम से पता लगा सकते हैं? बिल्कुल पता लगा सकते हैं, बिल्कुल पता लगा सकते हैं। जरा एरो को देखो बच्चों, एरो इधर जा रहा है, मतलब वॉल्यूम को चेंज किया हो। देखो वॉल्यूम शुरू में 20 था, 60 हो गया, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, घट रहा है, सब दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। 20 इनिशियल था, बाद में 60, वॉल्यूम बढ़ रहा है। और वॉल्यूम बढ़ना मतलब वर्क डन क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है वर्क डन। और वर्क डन बाय द गैस की ऑन द गैस, वॉल्यूम बढ़ना मतलब क्या, वर्क डन बाय द गैस, यस, निकाय के द्वारा किया गया कार्य। तो इस तरीके से पीवी डायग्राम में हमने वर्क डन निकाल लिया। अभी प्रोसेस का नाम क्या है, गांव क्या है, शहर क्या है, हमसे मतलब नहीं है। हमसे वर्क डन पूछा था, +6 जूल लेके जाओ, ख़त्म करो, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो कोई भी प्रोसेस होगा, वर्क डन निकालना है, या तो फॉर्मूला लगाइए, या तो पीवी डायग्राम के हेल्प से एरिया निकाल के वर्क डन निकालना, और कोई तीसरा मेथड यूज़ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, आइदर फॉर्मूला और पीवी डायग्राम, ठीक है। जल्दी करो, तो एक क्वेश्चन तुमको करने को देता हूँ, और ये नोट कर लेना, जिन बच्चों को नहीं पता है वो नोट करें, ताकि आगे दिक्कत ना हो। फटाक से नोट कर लो इसको।
हो गए बच्चों? तो चलो मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों को करने को दे रहा हूँ। सब लोग इसके हेल्प से, पीवी डायग्राम की हेल्प से एक क्वेश्चन हमें करके बताएंगे, तो मैं फिर आगे चलूँगा अपने अगले टॉपिक पे। बहुत आसान सा ये टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा इसमें खर्च नहीं करेंगे। समझ गए हो क्या कॉन्सेप्ट है? तो मैं एक क्वेश्चन तुम सबको करने को देता हूँ। चलो, वॉल्यूम के बढ़ने और घटने के हिसाब से हम लोग साइन चेक कर लेंगे, ताकि पता चल जाएगा कि वर्क डन बाई द गैस है कि ऑन द गैस है। ठीक है, चलो। स्पेशली जब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर जब सवाल करेंगे बच्चों ना, तो ये जो पीवी डायग्राम के हेल्प से वर्क डन निकाल रहे हैं, इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी हमको। तो चलो मैं एक, ये सब लिखा हुआ है, किसी को दिक्कत है तो बता देना। ठीक है, ओके। तो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब लोग मुझको इसका आंसर निकाल के बताएं। प्रेशर किलो पास्कल में है और वॉल्यूम बच्चों सीसी में है। प्रोसेस तुम्हारा कुछ ऐसे है, इनिशियल स्टेट ए, फाइनल स्टेट बी। ठीक है, गैस अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में आ रहा है। इस किस प्रोसेस से आ रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके नाम के चक्कर में मत पड़ना। अगर पता चल गया तो ठीक, नहीं पता चले तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमसे नाम थोड़ी पूछेगा कि नाम के चक्कर में हम परेशान होंगे। जिसका नाम पता चल सकता है ठीक है, जिसका नहीं पता चल सकता क्यों टाइम वेस्ट करेंगे अपना उसके लिए। तो ये प्रोसेस है बच्चों। इस प्रोसेस में जो वैल्यूज़ हैं मैं तुमको लिख दे रहा हूँ। सारे बच्चे इस प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में मुझको बताएंगे और मैं देखूंगा कौन कौन लोग आंसर सही इसका निकाल के देते हैं। तो इसका वर्क डन निकालो और कमेंट बॉक्स में मुझको इसका आंसर सब कोई दोगे। वर्क डन इन दिस प्रोसेस, जल्दी फटाफट। हो गया बच्चों? सबने फाइंड किया इसका वर्क डन? चलो देखते हैं कि इसका आंसर सही है। बहुत मुश्किल काम नहीं था। तो ये प्रोसेस है सर ए टू बी। ए टू बी सर एक प्रोसेस है जिसमें गैस को किसी अवस्था से किसी दूसरे अवस्था में ले गए, किसी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में ले गए। अब किस प्रोसेस के तहत ले गए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक उसकी ज़रूरत ना पड़े हमको उसके पीछे भागना नहीं है। इसका नाम क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है। हमको वर्क डन पूछा जाएगा, वर्क डन की ज़रूरत पड़ेगी, निकालिए, आगे बढ़िए। बाई द गैस है, ऑन द गैस है, जो भी चेक करिए, आगे बढ़िए। क्लियर है? जिस प्रोसेस का नाम पता चल सकता है पता करिए, ये लीजिए कि भाई ये प्रोसेस है। उसका फॉर्मूला भी होगा, उसका ग्राफ से भी निकाल सकते हो। जिसका नाम नहीं पता, जिसके वर्क डन का फॉर्मूला नहीं पता, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे उसको। अरे भाई पीवी डायग्राम है, उसके लिए मत पता हो फॉर्मूला, ना होता उसका कोई नाम, हम पीवी डायग्राम से वर्क डन निकाल लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है।
तो डायग्राम से कैसे वर्क डन निकालेंगे सर? एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ द ग्राफ ऑन वॉल्यूम एक्सिस, आयतन अक्ष पे घिरा हुआ क्षेत्रफल ही कार्य के बराबर होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया, और एरिया इज इक्वल टू 1/2 ट्रेपीजियम है, समन चतुर्भुज है, समांतर भुजाओं का योग, पैरेलल साइड्स। एक कितनी है सर? 100, दूसरी कितनी है सर? 50। देख रहे हो 100, दूसरी कितनी? 50। तो 100 + 50 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और ये प्रेशर किस में है? ये सर किलो पास्कल में है। ये तो किलो पास्कल में है प्रेशर, चेंज कर लेंगे बाद में। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये 10 ये 30, बीच का डिस्टेंस सर 20 सर 20, और ये 20 किस में है? अरे बाप रे बाप, सीसी में है, भूलना नहीं है, सीसी में है, चेंज करेंगे। कितना हो जाएगा भाई? ये 150/2 75 किलो पास्कल इंटू 20 सीसी। ऐसे कैलकुलेट करोगे तो जूल में नहीं आएगा। जूल के लिए एमके सिस्टम यूज़ करना होगा। भाई वर्क डन निकालो, वर्क डन किस में आना चाहिए सर? वर्क डन जूल में आना चाहिए। तो जूल में आने के लिए कुछ चेंजेस करोगे ना भाई, कर लो चेंज। 75 सर किलो के बदले क्यों परेशान होते हो? 10⁻³ पास्कल के बदले पास्कल इज दिक, पास्कल से कोई दिक्कत नहीं है, पास्कल तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है एमके सिस्टम में। सर सीसी से बहुत दिक्कत है, सीसी से बहुत दिक्कत है। सीसी को चेंज करोगे 10⁻6 मीटर क्यूब, क्योंकि 1 सीसी इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यूब, और अगर लीटर आएगा तो 10⁻³ मीटर क्यूब। इस बात को ध्यान रखना अच्छे से बच्चों। कितना हो जाएगा ये सर? 75 इंटू 150 कर दोगे, 3 1 4 10⁻⁻², तो ये 1.5 जूल आ जाएगा ना? हाँ सर 1.5 जूल आ जाएगा। प्लस माइनस चेक कर ले, थोड़ा चेक कर लीजिए सर। बस प्लस माइनस को चेक करने के लिए बस इतना देख करो कि वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है। सर शुरू में कितना वॉल्यूम था? 10, बाद में कितना हो गया? 30, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो सर वर्क डन क्या होगा? सर वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये नीचे आ रहा है, इससे मत घबराना। नीचे आने का मतलब प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम नहीं घट रहा है। प्रेशर घट रहा है 100 से 50, तो प्रेशर से मतलब नहीं, वॉल्यूम से मतलब। वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना, कैसे पता? सर यहाँ पर वॉल्यूम कितना था? 10, यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो गया? 30, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वर्क डन पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाई द गैस होगा, एक्सपेंशन हो रहा है, प्रसार हो रहा है बाई द सिस्टम, पॉजिटिव। क्लियर है? समझ के कैसे करेंगे? बस यही है बच्चों वर्क डन ऑन अ पीवी डायग्राम, जो है बहुत छोटा सा चीज़, लेकिन आगे बहुत ही जरूरत इसकी पड़ेगी हमको। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, तो मैं आगे चलता हूँ फिर, ठीक है? तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे इसको नोट कर लिए होंगे, तो मैं मिटाता हूँ इसको और आगे चलते हैं। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो मुझको कमेंट करके बता देना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं जब नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो उस चीज़ को मैं डिस्कस कर लूँगा एक बार। वैसे ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बहुत आराम से, बहुत धीमे धीमे तुमको मैंने समझाया है, बहुत अच्छे से, बहुत धीमे धीमे। तो कोई भी अगर बच्चा इसको ध्यान से देखेगा तो उसको बात समझ में आ जाए कि मैं करना क्या है, ठीक है बहुत छोटी सी चीज़ मगर है बहुत इम्पॉर्टेंट, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको समय लेके तुमको समझाया हूँ। चलो अब आगे क्या पढ़ लेते हैं? तो आगे एक चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। क्या पढ़ेंगे आगे? तो आगे बच्चों हम लोग को पढ़ना है एक बहुत सिंपल सी बात, वर्क डन इज
path function and internal energy state function। और इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वर्क डन पाथ फंक्शन का क्या मतलब होता है और इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन का क्या मतलब होता है। मैं पहले कह चुका बच्चों कि तुमको जो मैं पढ़ा रहा हूँ BHU BSc के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा रहा हूँ। ये मत समझना कि इन टॉपिक्स को इतना जल्दी ही ख़त्म कर दिया जाता है। इन सब टॉपिक में मैं बहुत डिटेल में बात करता हूँ, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, बहुत डीप में जा करके। मगर हमेशा से मैं एक बात तुमको समझाता हूँ कि बच्चों स्ट्रीट स्मार्ट बनो। आपको जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है उस वक्त सिर्फ उस एग्ज़ाम के ही इर्द गिर्द घूमते रहो, हमेशा उसके हिसाब से काम करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिज़िक्स सीखने के लिए ज़िंदगी पड़ी हुई है। अभी पहले हमारे सामने जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर लिया जाए। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, तुमको जो भी पसंद है पढ़ो आराम से, सालों साल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो अब ये है तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़, लेकिन जितना हमको ज़रूरत है, जितना हमको काम पड़ेगा, जिससे तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, न्यूमेरिकल में फंसो नहीं, उतनी बात तुमको समझाता हूँ मैं। वर्क डन इज़ अ पाथ फंक्शन। कार्य जो है वो पथ फलन जिसको बोलते हो हिंदी में, और आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन। पथ फलन, अवस्था फलन, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन। क्या इसका मतलब है देखते हैं। जैसे मान लो बच्चों, मैंने एक प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाया। ठीक है, मैंने एक प्रेशर और वॉल्यूम के बीच एक डायग्राम बनाया। मैंने पहले ही कहा था कि PV, PT और VT, इनमें से जो PV डायग्राम है वो हमारे लिए सबसे स्पेशल है, क्योंकि इससे हम लोग को वर्क डन भी मिल जाता है। PV से वर्क डन भी मिल सकता है, PT, VT से वर्क डन तुमको नहीं मिलेगा, एरिया निकाल के वर्क डन नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना। मान लो बच्चों, ये गैस की कोई एक स्टेट है A और ये गैस की कोई दूसरी स्टेट है B। इसको हिंदी में कहे तो ये एक अवस्था है गैस की, ये दूसरी है। अब ये अवस्था की स्टेट क्या होता है? किसी भी गैस के स्टेट में जनरली 3 चीज़ें देखी जाती हैं कि भाई उसका प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है और टेम्परेचर क्या है। यही 3 चीज़ें मिल करके एक गैस की स्टेट को बनाती हैं। तो गैस की स्टेट मतलब एक प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की सर्टेन फिक्स वैल्यू, एक निश्चित वैल्यू है प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की पॉइंट A पर। ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, ये टेम्परेचर इस पॉइंट A को छोड़ करके और कहीं नहीं होगा। ये एक यूनिक स्टेट है। ठीक है, स्टेट मतलब उसके दाब, आयतन और ताप का एक निश्चित मान कहीं पर भी। ये दूसरी स्टेट है जहाँ पर प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 है। ये गैस की प्रारंभिक अवस्था है, ये गैस की अंतिम अवस्था है। ठीक है सर, हमें गैस को A से B तक ले जाना है। हमें गैस को A से B तक ले जाना है, स्टेट A से स्टेट B तक ले जाना है, अवस्था A से अवस्था B तक ले जाना है। ले जाइए सर, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी गैस को इन जनरल, अब मैं पूछूं कि गैस को A स्टेट से B स्टेट तक कितने प्रोसेस से ले जा सकते हैं? क्योंकि सर इन्फिनाइट, हम A से B को ऐसे ले गए, ये एक प्रोसेस है। दिस इज़ अ प्रोसेस। प्रोसेस को नाम दिया प्रोसेस नंबर 1। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस प्रोसेस का नाम क्या है इसके चक्कर में मत पड़ो। पता है तो ठीक, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। कोई एक प्रोसेस है, दैट्स इट। प्रोसेस को नाम नंबर 1 दे दिया। गैस को स्टेट A से स्टेट B में लेके चले आए। चलो, क्या यही एक प्रोसेस है A से B तक जाने का? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हम इस तरीके से भी आ सकते हैं। ध्यान से बस सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये भी एक प्रोसेस है। नाम क्या है फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोसेस है तो है।
मैं बार बार कह रहा हूँ, डज नॉट मैटर कि वो प्रोसेस कौन सा है, बस प्रोसेस है तो पहुँच गए। होगा आइसोबारिक एक्सोथर्मल, क्या फ़र्क पड़ता है, या कुछ और क्या फ़र्क पड़ता है, बस प्रोसेस है, ए से बी चलेगा। लेट अस सपोज दिस प्रोसेस इज 2। ठीक है सर, क्या कोई और प्रोसेस है? हाँ सर बिल्कुल है। एक ऐसे भी जा सकते हो ए से बी तक, ये भी एक प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल। इस प्रोसेस का नाम दिया, लेट अस सपोज प्रोसेस इज 3। तो ए से बी तक जाने के कितने प्रोसेस हो सकते हैं? तुम कहोगे सर ऐसे तो इनफाइनाइट प्रोसेस हो सकते हैं, और हाँ होते भी हैं, बिल्कुल सही बात है। स्टेट ए से स्टेट बी तक जाने के इनफाइनाइट प्रोसेस हो सकते हैं। एक ग्राफ का मतलब कोई एक प्रोसेस, ये 3 अलग अलग प्रोसेस हैं। अब इन तीनों के नाम के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, हम पहले ही बता चुके, प्रोसेस है तो है। किसी प्रेशर चेंज है, वॉल्यूम चेंज, टेम्परेचर कैसे चेंज कर रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, बस प्रोसेस है तो है। ऐसा नहीं कि आइसोथर्मली होगा, आइसोबारिक होगा, आइसोकोरिक, ऐसा नहीं है। वो इन तीनों के अलावा भी कोई और प्रोसेस हो सकता है जिसका कोई दूसरा तीसरा चौथा नाम हो, डज नॉट मैटर। तो ए से बी तक जाने के सर कितने प्रोसेस हो सकते हैं? सर नंबर ऑफ प्रोसेस कुड बी इनफाइनाइट, हर अलग अलग तरीके से जा सकते हैं। इन इनफाइनाइट प्रोसेस में अगर मैं पूछूं, इनफाइनाइट की बात बाद में करूं, अगर वर्क डन पूछूं कि पहले प्रोसेस का वर्क डन, दूसरे प्रोसेस का वर्क डन और तीसरे प्रोसेस का वर्क डन क्या सेम है, क्या बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर नहीं है सर। अभी आपने कहा है कि वर्क डन के लिए क्या निकालते हैं? एरिया। तो जो पहले प्रोसेस के लिए आप निकालेंगे इतना एरिया, देख रहे हो मेरा फिंगर देखना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एरिया निकालेंगे, वो क्या होगा? W1। दूसरे प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा? तो दूसरे प्रोसेस के द्वारा घिरा एरिया यहाँ से लेकर के, यहाँ से मान लो अगर मैं यहाँ पर पे ड्रॉप कर दूँ V1, यहाँ ड्रॉप कर दूँ V2, तो दूसरे प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा? दूसरे प्रोसेस का फिंगर देखना, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के ये पूरा जो होगा वो वर्क डन होगा दूसरे प्रोसेस के लिए। सर थर्ड प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसे निकालेंगे? थर्ड प्रोसेस का एरिया निकाल लो, थर्ड प्रोसेस के नीचे का एरिया निकाल लो, ये से ये से ये से ये से ये एरिया। तो क्या तीनों का एरिया बराबर आएगा क्या? सर बिल्कुल बराबर नहीं आएगा। किसी का वर्क डन कुछ, किसी का वर्क डन कुछ, किसी का वर्क डन कुछ, यानी कि वर्क डन जो है वो तीनों में अलग अलग है कि नहीं? हाँ अलग अलग है। तो वर्क डन बताओ पाथ पर डिपेंड किया कि नहीं? स्टेट तो सेम है ए और बी, इन तीनों प्रोसेस में स्टेट तो सेम है, ए से बी पर आना है, लेकिन रास्ता अलग अलग है। तो बताओ रास्ता अलग अलग हो जाएगा तो वर्क डन अलग अलग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। इसीलिए कहा जाता है कि वर्क डन जो है बच्चों क्या है, वो पाथ फंक्शन है, मतलब पाथ पर डिपेंड करता है। बात क्लियर है? जो वर्क डन है पाथ पर डिपेंड करता है, जिस पाथ से जाओगे उसके हिसाब से वर्क डन होगा। इस तीनों प्रोसेस में एक चीज़ कॉमन है, इनिशियल स्टेट ए है, फाइनल स्टेट बी है। प्रोसेस 1 में भी ए से बी आ रहे हैं, प्रोसेस 2 में भी ए से बी आ रहे हैं, प्रोसेस 3 में भी ए से बी आ रहे हैं, मगर रास्ते अलग अलग हैं। ठीक है, और सभी रास्तों का वर्क डन क्या सेम है क्या? सब बिल्कुल सेम नहीं है। प्रोसेस 1 के लिए ए बी V2 V1 A इतना एरिया, प्रोसेस 2 के लिए ए से बी से V2 से V1 से इतना एरिया, प्रोसेस 3 के लिए सर ए से बी से ये से ये से इतना एरिया। तो क्या तीनों का एरिया सेम आएगा क्या? बिल्कुल सेम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो वर्क डन है वो किस पर डिपेंड करता है? पाथ पर। अलग अलग पाथ के लिए वर्क डन भी अलग अलग आएगा, बस इतनी सी बात समझ लो। भले स्टेट सेम हो, अगर रास्ता अलग अलग होगा तो वर्क डन भी अलग अलग हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि वर्क डन क्या है? पाथ फंक्शन है, पाथ पर डिपेंड करता है, स्टेट पर नहीं, कहाँ से कहाँ आ रहे हो इस पर नहीं, कैसे आ रहे हो इस पर डिपेंड करेगा। बात समझे? कहाँ से कहाँ आ रहे हो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, किस तरीके से आ रहे हो इस पर डिपेंड करेगा वर्क डन। इसलिए कहते हैं वर्क डन क्या है? पाथ फंक्शन। तो अगर मैं तुमको और बताना चाहूँ, अगर तुमको कोई दिक्कत है तो अगर मैं इसको x
वाई और जेड मान लो, तो W1 क्या होगा, ए एक्स बी V2 V1 A। देख रहे हो, एरिया ऑफ W1 क्या लिखोगे सर, ए एक्स बी V2 V1 A, ए एक्स बी V2 V1 A, ए देख लो, ए से एक्स से बी V2 V1 A मैं लिख दिया, ठीक है। W2 क्या होगा बच्चों, अच्छा मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, चलो। W1 विल बी एरिया ऑफ ए से, ये मान लो x है, ये मान लो y रास्ता है, ये मान लो z रास्ता है। तो W1 मतलब प्रोसेस 1 में किया गया वर्क, तो प्रोसेस 1 में a से x से b से V2 से V1 से a, तो एरिया ऑफ a x b V2 V1 A। क्लियर है। W2 क्या होगा सर, W2 मतलब सेकंड प्रोसेस में किया गया वर्क डन, तो सेकंड प्रोसेस का वर्क डन का सेकंड प्रोसेस का एरिया निकालो। तो सेकंड प्रोसेस के एरिया के लिए a से y से b से V2 से V1 से a, तो आई विल राइट W2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ a से कहाँ जाना है, x जाना है क्या, x जाना है क्या, a से z आना है क्या, अरे नहीं सर, आप सेकंड प्रोसेस का वर्क डन निकालेंगे तो a से y जाइए, जो रास्ता है सेकंड प्रोसेस का उसको पकड़िए, तो क्या लिखेंगे बच्चों, a y b V2 V1 A, a y b V2 V1 A। और अगर मैं W3 निकालूँ, W3 मतलब सर तीसरे प्रोसेस का वर्क डन, तीसरे प्रोसेस में वर्क डन, तो तीसरा प्रोसेस a से b किसके थ्रू जाना है, x के थ्रू कि y के थ्रू कि z के थ्रू, सर तीसरे प्रोसेस में तो a से b z के थ्रू गए हैं, तो a z एरिया ऑफ a z b V2 V1 A, ये देख लो, a z b V2 V1 A। अब तुम बताओ क्या ये तीनों एरिया सेम आएगा, सब बिल्कुल सेम नहीं आएगा। अगर देखो तो सबसे बड़ा एरिया सेकंड प्रोसेस का है, उससे छोटा एरिया फर्स्ट प्रोसेस का है, और सबसे छोटा एरिया थर्ड प्रोसेस का। तो कैन वी राइट इट, W2 इज ग्रेटर देन W1 इज ग्रेटर देन W3। तो मेरे बताने का सिर्फ बच्चों इतना सा मतलब है, तुमको ये बताना चाहता हूँ कि जो वर्क डन है वो किस पर डिपेंड करता है बच्चों, पाथ पे डिपेंड करता है। स्टेट भले सेम हो, अगर पाथ अलग अलग होंगे तो वर्क डन भी अलग अलग आएगा। इसलिए कहते हैं वर्क डन क्या होता है, पाथ फंक्शन। क्लियर है बात मेरी, उसी को मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया है कि देखो ऐसे ऐसे निकालेंगे, एकदम क्लियर है। पहले प्रोसेस में a से b जाओगे x से होते हुए, दूसरे प्रोसेस में भी a से b जाना है मगर y से होते हुए, तीसरे प्रोसेस में भी तुमको a से b जाना है मगर z से होते हुए। तो रास्ते अलग अलग हैं कि नहीं, मंजिल सेम है a से b मगर रास्ते अलग अलग हैं, तो रास्ता बदलेगा तो वर्क डन भी बदलेगा। इसलिए कहते हैं वर्क डन क्या होता है बच्चों, पाथ फंक्शन, पथफल। ठीक है। अब आते हैं इंटरनल एनर्जी। अब गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इसको जरा नोट कर लो बच्चों, तो हम आगे इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं जल्दी। बस समझने के लिए अपने नोट कर लो कि इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करेंगे पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन को, नोट कर लो। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। तुमको इंटरनल एनर्जी के बारे में बताते हैं कि आंतरिक ऊर्जा जो है वो स्टेट फंक्शन है। इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जल्दी से हल कर दूँगा। देखो मैं तुमको शॉर्टकट में सब कुछ समझाते चल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग BHU BSc और नीट की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को जितना ज़रूरत है
एक क्रैश कोर्स की तरह हम लोग इसको समझ लो ले रहे हैं। जो बच्चे नीट के एग्ज़ाम के लिए भी अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए भी ये सब बिल्कुल ही इतना ही तुमको पढ़ना है। इतना पढ़ते चलो कि आराम से क्वेश्चन करके आओगे देखना। अब इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है, अवस्था फलन। अब इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है, ये समझने के पहले ये समझ लिया जाए कि इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा गैस की होती क्या है, तब तो स्टेट फंक्शन की बात बाद में करेंगे। पहले इंटरनल एनर्जी क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा क्या है, इसको समझ लिया जाए। हम सब जानते हो बच्चों, लोग जो भी बात कर रहे हैं एक आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एन आइडियल गैस, एक आदर्श गैस की बात कर रहे हैं। आदर्श गैस में एक एजम्पशन माना जाता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स अप्लाई नहीं करते, ना ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ना ये एक दूसरे को रिपेल, कोई मतलब नहीं। आदर्श गैस में ये एजम्पशन है, परिकल्पना है, माना अब ऐसा होता है रियल गैसेस में कि नहीं होता, वो बात की बात है। लेकिन जो एजम्पशन है, जो परिकल्पना है, वो ये माना जाता है कि आदर्श गैस में, आइडियल गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस इतनी लार्ज होती है, सफिशिएंटली लार्ज होती है कि ये एक दूसरे पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करते, इनका एक दूसरे से इंट्रैक्शन नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम नहीं करता। ये एजम्पशन हम लोग मानते हैं। ठीक है सर, इससे क्या बात निकल के सामने आएगी? इससे बात निकल के सामने बच्चों ये आती है कि चूंकि इनके बीच किसी प्रकार का कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, मान लो इसमें 1000 मॉलिक्यूल हैं, एक ये है, एक ये 1000 मॉलिक्यूल हैं, और कोई मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूल के साथ किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स, ना कोई रिपल्सिव फोर्स। तो ऐसे कंडीशन में किसी गैस की जो इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा, जो इंटरनल एनर्जी है बच्चों, आंतरिक ऊर्जा, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। किसी गैस की जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा, जैसे एक मॉलिक्यूल हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2 फॉर्मूला जानते हो काइनेटिक एनर्जी का, जानते हो सर? तो सारे मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv², सबको ऐड कर दो, तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वही गैस का इंटरनल एनर्जी होता है। क्योंकि ये माना जाता है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती इसलिए है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, कोई भी फोर्स काम नहीं करता, और जहाँ फोर्स काम नहीं करेगा बच्चों, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो। हाँ, काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि इनके पास मास भी है, इनके पास वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी है, मूव करता है, VRMS पढ़े हम लोग, VRMS याद करो। तो मास भी है, वेलोसिटी भी है, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा सारे मॉलिक्यूल का, हाफ m1v1², हाफ m2v2², हाफ m3v3², उन सब का जो योगफल होगा, सम होगा, वही गैस की इंटरनल एनर्जी कहलाती है। बात समझ रही है? और दैट्स वाई इंटरनल एनर्जी जो गैस की होती है डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है बच्चों किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। अगर तुमको याद हो, बहुत दिन नहीं बीता है, मैंने तुमको फॉर्मूला पढ़ाया था गैस की इंटरनल एनर्जी का, E= 3/2 nRT पढ़े हम लोग ना। तो इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है सर? टेम्परेचर पर। इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सिर्फ कौन सी एनर्जी है? सिर्फ बच्चों काइनेटिक एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, एंड दैट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो किसी गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी, अगर कोई तुमसे पूछे कि गैस की इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, ये तो बात की बात है, पहले ये बताओ इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स का
किसी गैस के मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल ज़ीरो होता है। क्यों ज़ीरो होता है? इंट्रैक्शन नहीं है, फोर्स नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्शन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, पोटेंशियल ज़ीरो होगा। हाँ, मास है, वेलोसिटी है, तो मास है, वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी तो होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो सम है, टोटल जो वैल्यू है, वही गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है, जो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है बच्चों? टेम्परेचर पर। एक आदर्श गैस की बात बता रहा हूँ। रियल गैसेस में क्या होगा, वास्तविक गैसेस में क्या होगा, वो बात की बात है, उस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, अभी नहीं। आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। इट हैज़ ओनली काइनेटिक एनर्जी, नॉट पोटेंशियल, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ट्रांसलेशन एनर्जी का इज इक्वल टू 3/2 nRT। यहाँ से भी क्लियर है, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, और E किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। क्लियर है? चलो तो गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, मैंने थोड़ा सा तुमको समझा दिया है, जिन बच्चों को दिक्कत है वो समझ जाएंगे। अब ये जो बच्चों आंतरिक ऊर्जा होती है, इंटरनल एनर्जी, कहा जा रहा है कि ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, अवस्था फलन। अब ये स्टेट फंक्शन, अवस्था फलन का क्या मतलब है? देखो, ये 3 अलग अलग प्रोसेस है। हाँ सर है, लेकिन तीनों प्रोसेस में स्टेट सेम है। पहले प्रोसेस में भी ए से बी में आए, दूसरे प्रोसेस में भी ए से बी पर आए, तीसरे प्रोसेस में भी ए से बी पर आए। तो तीनों प्रोसेस में अगर देखा जाए तो डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 होगा, वो सेम होगा, सेम इन ऑल द 3 प्रोसेस। बताओ, ये जो T2 माइनस T1 है वो तीनों प्रोसेस का सेम है कि नहीं? अरे प्रोसेस 1 में आओगे तो कहोगे सर T2 माइनस T1, प्रोसेस 2 से आओगे तब भी तो कहोगे सर भाई रास्ता अलग है, लेकिन आए तो बी पर ही हो, तो बी पर टेम्परेचर कितना है? T2 माइनस T1 ए पर। 3 से आओगे, रास्ता तीसरा रास्ता पकड़ोगे, XYZ हटा दो, XYZ नहीं है। अगर तीसरे रास्ते से आओगे तो रास्ता तुमने बदला है, लेकिन आए तो ए से B2 पर ही हो, तो तीसरे प्रोसेस में भी टेम्परेचर में चेंज कितना कहोगे सर? T2 माइनस T1। तो तीनों प्रोसेस के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन तीनों में टेम्परेचर में चेंज सेम है, और टेम्परेचर में चेंज सेम है। तो डेल्टा यू मतलब बच्चों चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तीनों प्रोसेस में क्या होगा बच्चों? सेम होगा। क्लियर है? सेम होगा, क्योंकि तीनों प्रोसेस में टेम्परेचर में चेंज सेम है। और इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करता है सर? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। याद करना, इन तीनों प्रोसेस का वर्क डन अलग अलग होगा, लेकिन डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज तीनों प्रोसेस में क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इसमें डेल्टा यू, इसमें डेल्टा यू, इसमें डेल्टा यू, ये तीनों में डेल्टा यू सेम होगा। मतलब डेल्टा यू इन प्रोसेस 1 इज इक्वल टू डेल्टा यू इन प्रोसेस 2 इज इक्वल टू डेल्टा यू इन प्रोसेस 3। तीनों प्रोसेस का डेल्टा यू सेम होगा, क्योंकि डेल्टा यू पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ये किस पर डिपेंड करता है सर? स्टेट पर डिपेंड करता है। और तीनों प्रोसेस में स्टेट तो सेम है, रास्ते सफ़र है, रास्ते का बात तो वर्क डन में देखेंगे। याद कर लो बच्चों, वर्क डन किस पे डिपेंड करता है सर? पाथ पे। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है सर? स्टेट पे। स्टेट सेम है, डेल्टा यू सेम रहेगा, पाथ अलग अलग है, वर्क डन चेंज कर जाएगा। कुछ बात समझ में इसलिए कहते हैं बच्चों कि वर्क डन क्या होता है? पाथ फंक्शन, और इंटरनल एनर्जी क्या होती है? स्टेट फंक्शन। तीनों में स्टेट सेम रहेगी, तीनों में चेंज सेम रहेगा। क्लियर है? तो जल्दी से सब कॉपी करो, तो मैं आगे चलता हूँ फिर। सबने कर लिया बच्चों?
चलो, तो आज मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। अच्छे से इसको देखो, ना समझ में आए फिर से देखो, कम से कम 2 बार तो सबको देखना ही देखिए, इस बात को ध्यान रखो। 2 बार अच्छे से क्लास को देखो, वैसे एक बार में समझ में आ जाएगा एकदम स्ट्रॉन्ग के लिए। फिर ये कि बस एग्ज़ाम में जाना हो, 2 बार देख लो, फिर तुमको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में एक क्लियर हो जाएगा, दूसरी बार में शायद नोट्स की ज़रूरत भी ना पड़े। तो बहुत अच्छे से इस क्लास को देख लो। आज हम लोग क्या क्या पढ़े, वर्क डन कैसे निकालेंगे पीवी डायग्राम में, और वर्क डन स्टेट फंक्शन, वर्क डन पाथ फंक्शन और एनर्जी स्टेट फंक्शन, ये हम लोग पढ़ लिए। अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस, अब हम लोग जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो हमको इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो कॉन्सेप्ट हमको चाहिए था, वो कॉन्सेप्ट तुमको मैंने दे दिया। ठीक है, क्लियर आ रही है? अगर किसी को अभी भी दिक्कत है तो एक छोटी सी बात मैं तुमको समझा करके इसको फिनिश ऑफ करता हूँ। छोटी सी बात तुमको समझा कर इसको मैं फिनिश ऑफ करता हूँ आज। देखो बच्चों, होता क्या है, होता ये है कि जो सारांश है, जो समरी है, बस वो देखो यहाँ पे है। ये गैस की एक स्टेट है ए, ये गैस की दूसरी स्टेट है बी। ठीक है, ए से बी तक जाने के कितने रास्ते हैं? से इनफाइनाइट। हर एक रास्ता मतलब एक प्रोसेस। तो ए से बी तक जाने के कितने प्रोसेस हो सकते हैं? से इनफाइनाइट। मैं 2 प्रोसेस लिया, एक पहला रास्ता, एक दूसरा रास्ता। क्लियर है? तो पाथ फंक्शन, जो वर्क डन पाथ फंक्शन का मतलब ये होता है, जो पहले प्रोसेस का वर्क डन होगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ कर दूँ तो पहले प्रोसेस का वर्क डन देखो ये होगा। पहले प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा? एरिया ऑफ द ग्राफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। जब दूसरे प्रोसेस का वर्क डन निकालोगे तो दूसरा कर्व देखो ये बच्चों ना, दूसरा कर्व ये है ना, तो इस कर्व के नीचे का एरिया निकालोगे। नीचे का मतलब दिस इज। तो ये सबको दिखाई दे रहा है कि दोनों एरिया सेम नहीं है। पहले प्रोसेस में ये पूरा एरिया वर्क डन के बराबर होगा, दूसरे प्रोसेस में ये एरिया, फिंगर देखना, मेरे फिंगर को देखना कहाँ से कहाँ। पहले प्रोसेस का यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एरिया वर्क डन के बराबर होगा। दूसरे प्रोसेस का ये गए, ये आए, ये आए, ये आए, ये आए, ये वर्क डन के बराबर होगा। क्या दोनों का एरिया बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। इसलिए कहते हैं वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। लेकिन दोनों प्रोसेस का डेल्टा यू, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो डेल्टा यू जो मिलेगा पहले प्रोसेस का और डेल्टा यू जो मिलेगा दूसरे प्रोसेस का, वो दोनों आपस में बराबर होगा। क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। अरे भाई, पाथ अलग अलग है लेकिन आए तो ए से बी पर ही हो ना। तो अगर यहाँ तुमको चेंज मिला है 10 जूल तो यहाँ भी तुमको चेंज मिलेगा 10 जूल। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन। हाँ, वर्क डन की बात करोगे तो वर्क डन इन फर्स्ट इज ग्रेटर देन वर्क डन इन 2। आई थिंक अब मेरे ख्याल से सारी बात क्लियर हो गई होगी। अभी भी कोई दिक्कत तो मुझको बताना। इंटरनल एनर्जी के लिए बस चेक करो कहाँ से कहाँ पर गए, और वर्क डन के लिए चेक करोगे कि भाई किस रास्ते से गए। रास्ता इंपॉर्टेंट है, वर्क डन में रास्ता इंपॉर्टेंट है, एनर्जी में रास्ता नहीं, बस कहाँ से कहाँ पर गए ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ रास्ते तो अलग अलग हैं लेकिन जहाँ से जहाँ गए वो तो कॉमन है ना भाई। रास्ता एक और बी, 1 और 2 है, लेकिन गए तो ए से बी पर ही हो ना। तो ए से बी पर ही तो गए हो, डेल्टा यू दोनों में सेम होगा। लेकिन वर्क डन भाई दोनों में अलग अलग, क्योंकि एरिया दोनों का अलग अलग है। तो मेरे ख्याल से अब सारी बात समझ में आ गई होगी और हम लोग आगे के क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करेंगे, मैं गारंटी के साथ तुमको बताता हूँ, अगर बात को समझ गए होगे मेरी तो। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अच्छे से पढ़ लो, डाउट होगा मुझको बताना, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, टेक केयर।